ये कहानी 1980 के दशक की है और सत्य घटना पर आधारित है। उस समय दुनिया के बहुत से युवा रोमांच, खोज और यात्राओं में दिलचस्पी रखते थे। नए देशों, अनजाने जंगलों और अलग-अलग संस्कृतियों को जानना उनका सपना होता था। ऐसे ही सपना देखने निकला था योसी। योसी का सपना था वो असली रोमांच को महसूस करे, ऐसे अनुभव करे जो किताबों या कहानियों से नहीं मिलते। इसी रोमांच की तलाश उसे बोलेविया ले आई, जहाँ से उसकी जिंदगी की सबसे कठिन और डरावनी यात्रा शुरू हुई। योसी बोलिविया की राजधानी ला पाज में ठहरा हुआ था, जहाँ दुनिया भर से आए बैकपैकर्स, स्टूडेंट्स और ट्रैवल ठहरे थे। यहीं उसकी मुलाकात दो युवकों से हुई, मार्कस और केविन। तीनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वो घंटों बैठकर यात्राओं के किस्से सुनाते, फोटो दिखाते और भविष्य के सपनों को साझा करते। एक दिन योसी बाजार में घूम रहा था, तभी एक अजनबी उससे आकर पूछता है। उस आदमी का नाम था कॉर्ल। वो खुद को ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला बताता है। बातचीत के दौरान योसी को एक अद्भुत कहानी सुनाता है। वो कहता है उसे अमेज़न के घने जंगलों में एक रहस्यमयी स्थानीय जनजाति के बारे में पता है, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। कॉर्ल का दावा था, वो इस जनजाति को जानता है और उनका मित्र है। योसी के लिए सुनना किसी सपने जैसा था। उसे हमेशा से अनजान स्थानों और लोगों को खोजने का जुनून था। उसे लगा ये मौका उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच हो सकता है। योसी ने हॉस्टल लौटकर ये कहानी अपने दोस्तों मार्कस और केविन को सुनाई। मार्कस ने तुरंत मना कर दिया। उसे कॉर्ल की कहानी पर भरोसा नहीं था। केविन भी शुरू में शक करता है। उसे लगता है जंगल में ऐसे अनजान सफर पर निकलना बहुत खतरनाक है। लेकिन योसी की जिद और उत्साह देखकर दोनों आखिरकार मान जाते हैं। वो सोचते हैं शायद ये सच हो और उन्हें जिंदगी का सबसे अनोखा अनुभव मिले। कुछ ही दिनों बाद चारों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। भारी बैग, सीमित सामान के साथ वो अमेज़न के घने जंगल में प्रवेश करते हैं। अमेज़न के जंगल के बारे में बताना आसान नहीं। आसमान तक ऊंचे पेड़, अंधेरे जैसी छांव, अनगिनत पक्षियों और जानवरों की आवाजें और हर पल महसूस होने वाला खतरा। दिन में उमस, रात में हड्डियों तक कँपा देने वाली ठंड। शुरू के दिन कुछ ठीक-ठाक गुजरते हैं। वो छोटे-छोटे गांव से होकर जा रहे थे। वो एक जगह पर रुकते हैं। यहाँ देखकर लगता है कि कॉर्ल वास्तव में गांव को जानता हो। सभी थोड़ा निश्चित हो जाते हैं। गांव वाले उनकी बहुत खातिरदारी भी करते हैं। जैसे-जैसे वो जंगल में और गहराई तक जाते हैं, मार्कस की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके पैर पर छाले और घाव हो जाते हैं। हर कदम उसके लिए पीड़ा बन गया था। वो बार-बार रुकता है, शिकायत करता है। धीरे-धीरे उसकी रफ्तार सबको पीछे खींचने लगी। योसी और केविन दोनों थक चुके थे। उसकी शिकायतें सुन-सुनकर वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दोस्ती के कारण उसे पीछे भी नहीं छोड़ सकते थे। तीनों के बीच झगड़े होने लगे। कॉर्ल कहता है वो मदद के लिए अकेला आगे जाएगा। योसी और केविन उसे अकेला जंगल में नहीं जाने देते। उन्हें लगता है जंगल में बिछड़ना मौत को दावत देने जैसा हो सकता है। वो सब मिलकर लकड़ियों की बेलों से एक बेड़ा बनाते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है। नदी का पानी उन्हें तेजी से आगे ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही वे भयंकर रैपिड में फंसे, बेड़ा हिलने-डुलने लगा। केविन ने सबसे साहसी होकर बेड़े को संभालने की कोशिश की। कॉर्ल को ये पसंद नहीं आता। वो गुस्से में बेड़े को किनारे पर ले गया और कहता है, वो अब शिकार पर जाएगा। केविन को तभी शक होता है कि कॉर्ल को असल में पानी से डर है और वो तैर नहीं सकता। योसी भी समझ जाता है और उसे ढूंढने निकलता है। मार्कस और कॉर्ल फैसला करते हैं वो 3 दिन पैदल चलेंगे, फिर ला पास जाएंगे। योसी और केविन तय करते हैं वे नदी के सहारे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से उनकी किस्मतें हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। योसी और केविन बेड़े पर यात्रा जारी रखते हैं। अचानक बेड़ा तेज रैपिड में फंसकर टूट जाता है। केविन किनारे की ओर तैरने लगा।
उसने योशी को बचाने की कोशिश की, लेकिन बेड़ा पूरी तरह बिखर जाता है और योशी नदी के तेज बहाव में बह जाता है और अकेला रह जाता है। अब शुरू होती है योशी की असली लड़ाई। उसके पास ना चाकू है, ना खाना, ना सामान। वो पूरी तरह भीगा हुआ, थका हुआ और डरा हुआ है। उसे ना दिशा का पता है, ना ये कि वो कहाँ है। योशी को इस जंगल में कम से कम 2 हफ्ते अकेले रहना पड़ता है। पेड़ों की जड़ों, फल और छोटे जीवों से पेट भरने की कोशिश करता है। बारिश का पानी पीकर खुद को जिंदा रखता है। उसके शरीर पर कीड़े-मकोड़ों के काटने से घाव हो जाते हैं। अकेलापन और भूख उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगते हैं। वो बार-बार भ्रम देखने लगता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की झलक दिखती है। कभी उसे लगता है उसके साथ कोई लड़की है जो उसका साथ दे रही है, लेकिन सच में वहाँ कोई नहीं होता। कभी-कभी वो सोचता है, वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद उसे हारने नहीं देती। उधर केविन किसी तरह किनारे पर पहुँच गया। कुछ स्थानीय लोग उसे बचाकर अपने गाँव ले जाते हैं। वहाँ से वो अधिकारियों से संपर्क करता है और योशी की तलाश शुरू होती है। हवाई जहाज से जंगल में तलाश की जाती है, लेकिन इतनी घनी हरियाली में किसी इंसान को देख पाना आसान नहीं था। सब हार मान लेते हैं, लेकिन केविन को पूरा यकीन था कि योशी अब भी जिंदा है। केविन स्थानीय नाविकों की मदद से नदी के रास्ते खोज अभियान शुरू करता है। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें कमजोर, भूखा और गंदगी से लथपथ योशी मिल जाता है। योशी का शरीर इतना कमजोर हो चुका था, वो चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अपने दोस्त को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। योशी ने बिना किसी साधन, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अमेज़न के घने जंगल में 2 हफ्ते जिंदा रहकर दिखाया। केविन ने अपने दोस्त को बचाने के लिए हार नहीं मानी और आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। कॉर्ल असल में झूठा था। कॉर्ल कोई गाइड नहीं था और ना ही वो किसी जनजातियों को जानता था। असल में वो बैकपैकर्स को ऐसे खतरनाक ट्रैक में फंसाकर वहां से भाग जाता था। बोलिविया की पुलिस को उसकी तलाश थी। जहां तक मार्कस का सवाल है, वो और कॉर्ल वापस लाबाज कभी नहीं पहुंचे। दोनों हमेशा के लिए लापता हो गए। क्या वे जंगल में मारे गए या कहीं और भाग निकले? ये रहस्य आज तक कायम है। ये कहानी सिर्फ रोमांच की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और दोस्तों की कहानी है। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।